नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है खबर 1 मिनट का, यानी 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। 30 जून को रिटायर हो रहे यूपी के डीजीपी एचसी अवस्थी के बाद राज्य का अगला डीजीपी कौन होगा, इस पर 5 नामों की चर्चा है। डीजीपी के चयन को लेकर कल नई दिल्ली में यूपीएससी के साथ यूपी के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी एचसी अवस्थी की मीटिंग होगी। कल की बैठक में अगले डीजीपी के लिए 3 नाम फाइनल होंगे और ये नाम यूपीएससी यूपी सरकार को भेजेगा। उसके बाद नए डीजीपी का ऐलान होगा। यूपी के नए डीजीपी की दौड़ आखिरी राउंड में कल नई दिल्ली में यूपीएससी और उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के बीच होगी बैठक। इसी बैठक में तैयार होगा उन अधिकारियों का पैनल जिसमें से चुना जाएगा यूपी का डीजीपी। जो 5 नाम इस वक्त चर्चा में चल रहे हैं वो हैं डीजी जेल आनंद कुमार, डीजी इंटेलिजेंस डॉक्टर देवेंद्र सिंह चौहान, ईओडब्ल्यू के डीजी आरपी सिंह, बीएसएफ के एडीजी मुकुल गोयल और पुलिस भर्ती बोर्ड के डीजी आरके विश्वकर्मा। रायबरेली में मशहूर शायर मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा पर दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर दी। 2 गोली तबरेज की गाड़ी में लगी। हमलावर वहां से भागने में कामयाब रहे। मौके पर पहुंची पुलिस चश्मदीदों के बयान और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। आज शाम तबरेज रायबरेली से लखनऊ जा रहे थे, तभी त्रिपुला पेट्रोल पंप पर सामने से आए बदमाशों ने उन पर जानलेवा हमला किया और मौके से फरार हो गए। तो मैंने यहाँ ये जो भी पेट्रोल पंप है, मैंने यहाँ गाड़ी रोकी और बस टर्न की कि मैं फ्यूल भरा लूँ। तो जैसी गाड़ी मैंने टर्न की, वो 2 लोग थे, वो सामने से आए और वो चेहरा वो रैप किए हुए थे। और इससे पहले मैं कुछ समझ पाता, वो मतलब लाइक विदिन अ सेकंड दे स्टार्टेड फायरिंग, गोली चलाई उन्होंने। यहाँ पर मिस्टर तबरेज राणा द्वारा एक लिखित तहरीर दी गई है जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया है कि वो प्रॉपर्टी के संबंध में यहाँ आते जाते रहते हैं और उनके चाचा और उनके कजिन के द्वारा प्रॉपर्टी को लेकर ये घटना की जा सकती है। इस बात का उन्होंने संदेह किया है और इस संबंध में लिखित तहरीर मिल चुकी है, उसकी आगे कार्रवाई। शामली में हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में 4 युवक रिवॉल्वर और देसी तमंचे से फायरिंग कर रहे हैं। चारों युवक शादी के जश्न पर फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला आजाद चौक का बताया जा रहा है, जहां पर एक एसपी नेता मकसूद मेंबर के बेटे की शादी का कार्यक्रम था। इसमें कई राउंड फायरिंग की गई। बताया जा रहा है कि बिरादरी में रौब दिखाने के लिए इन युवकों ने हवाई फायरिंग की। वायरल वीडियो 1 महीने पहले का बताया जा रहा है। एक तरफ डीजे की धुन पर परिवारजन ठुमके लगा रहे थे, तो 4 युवक असलों से फायरिंग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने वायरल वीडियो की जांच शुरू कर दी है। प्रतापगढ़ में आज शराब माफिया सुधाकर सिंह पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस प्रशासन ने संग्रामगढ़ थाना के गोपालगंज गांव में बनाई गई अवैध फैक्ट्री को जमींदोज कर दिया। ग्राम पंचायत की जमीन पर शराब माफिया की फैक्ट्री बनाई गई थी। इस मौके पर भारी पुलिस फोर्स और पीएसी मौजूद रही। प्रतापगढ़ पुलिस ने फरार शराब माफिया सुधाकर सिंह पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। पिछले दिनों जिले में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद से लगातार पुलिस अवैध शराब के कारोबार में लिप्त माफियाओं पर कार्रवाई कर रही है। धर्मांतरण केस पर यूपी पुलिस ने आज नया खुलासा किया। इस रैकेट के तार कनाडा और कतर से जुड़े हैं। यूपी एटीएस ने धर्म परिवर्तन गिरोह से जुड़े 3 और आरोपी गिरफ्तार किए। उमर गौतम से पूछताछ के बाद इन तीनों की गिरफ्तारी हुई। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि उमर गौतम ने FCRA का उल्लंघन कर ट्रस्ट का पैसा अपने खाते में डाला और उस पैसे का गलत इस्तेमाल किया। उमर गौतम ने इरफान के साथ मिलकर मूक बधिरों का ब्रेन वॉश किया। धर्मांतरण को लेकर 27 जिलों के एसपी को चिट्ठी लिखी गई है कि वो अपने जिलों में वेरिफिकेशन करें। आज गिरफ्तार किया गया है। इरफान ख्वाजा खान एक इंटरप्रेटर है जो कि दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, उसके अंदर इंटरप्रेटर का कार्य करता है। आगरा के न्यू आगरा इलाके में कारोबारी के बेटे की हत्या के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने कारोबारी के बेटे सचिन को अगवा कर 2 करोड़ रुपए फिरौती मांगी थी और फिरौती की रकम न मिलने पर उसकी हत्या कर दी। सुमित आसवानी और उनका साथियों लोगों ने मिलके उसका सचिन का अपने आप बुलाया, ले गया, घर से ले गया उन लोग। वहाँ जाके न्यू आगरा थाना क्षेत्र में एक अकोना वाटर प्लांट है, वहाँ ले जाके उनके साथ उन लोगों ने दारू पिया। दारू पीने के बाद
उनका वहाँ पे सफोकेशन एस्पेक्सिया कराने के लिए उसका पूरा सिर पे लैमिनेशन पेपर से कवर किया। 21 जून की शाम को सचिन अपने दोस्तों के साथ गया हुआ था। देर रात सचिन वापस नहीं लौटा। सचिन के घर वालों ने उसके नंबर पर कॉल किया, लेकिन कॉल सचिन ने नहीं बल्कि उसके दोस्तों ने रिसीव किया। कॉल रिसीव होने के बाद सचिन के परिजनों को बताया गया कि उसने ज्यादा शराब पी ली है और वो होश में नहीं है। साथ ही ये भी कहा कि वो इस वक्त नोएडा में है, सुबह आगरा पहुंच जाएगा। एसटीएफ ने इस मामले में सचिन के दोस्त सुमित समेत 5 लोगों को अरेस्ट किया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कर दिया कि बीएसपी यूपी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। पार्टी जिला पंचायत चुनाव में ताकत झोंकने के बजाय विधानसभा चुनाव पर फोकस कर रही है। इससे पहले कल मायावती ने ट्वीट कर AIMIM से गठबंधन की खबरों को साफ तौर पर नकार दिया था। यहाँ उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में बीएसपी की अकेले यहाँ अपने बलबूते पर सरकार बन सके। उधर ओवैसी के यूपी में 100 सीट पर लड़ने के बयान पर भागीदारी संकल्प मोर्चा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ये अफवाह है, अभी सीटों की कोई बात तय नहीं हुई। ओवैसी ने भागीदारी संकल्प मोर्चा में आने पर कहा था कि उन्हें जो सीटें दी जाएंगी वो उस पर चुनाव लड़ेंगे। ना तो उन्होंने मोर्चे में 100 सीट की बात किया है। स्थिति ये है कि माननीय ओवैसी जी ने साफ साफ कहा है कि हम मोर्चे में रहेंगे, अब मोर्चे में जो भी सीट हमको मिलेगी हम वो सीट लड़ेंगे और हम लोग सब लोग अपनी अपनी सीट की तैयारी पूरे 403 सीटों की कर रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 1 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया। सरकार ने 1.1 लाख करोड़ रुपए का फंड क्रेडिट गारंटी योजना के जरिए आवंटित किया। कोविड से प्रभावित क्षेत्रों को इससे मदद मिलेगी। 8 महानगरों को छोड़कर दूसरे शहरों में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार 50,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अन्य क्षेत्रों के लिए 60,000 करोड़ रुपए का पैकेज जारी किया गया। इस बार ECLGS स्कीम के तहत 1.5 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त लोन का प्रावधान किया गया है। क्रेडिट गारंटी स्कीम से 25 लाख छोटे उद्यमियों को फायदा मिल सकेगा। इसमें ब्याज की दर MCLR प्लस 2% होगी। इसकी समय अवधि अधिकतम 3 साल की होगी। 1,01,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी योजना लेकर आए हैं और हेल्थ सेक्टर जो है विशेष तौर पर इस पर बल दिया गया। 50,000 करोड़ रुपए इसके लिए रखा गया है और प्रमुखता से उन क्षेत्रों के लिए जहां पर स्वास्थ्य की सुविधाएं उस स्तर पर नहीं पहुंच पाई थी। समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन ने एक बार फिर राज्य चुनाव आयोग के पास जाकर शिकायत की है। एसपी ने आरोप लगाया है कि जिला पंचायत चुनाव के दौरान गड़बड़ी की गई। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की अगुवाई में 6 MLC का डेलीगेशन जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में गड़बड़ी की शिकायत लेकर राज्य चुनाव आयोग पहुंचा। इनका कहना है कि कई जिलों में गड़बड़ी हुई है। प्रशासनिक अमले ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। इन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। प्रदेश भर में पुलिस SP कार्यकर्ताओं को धमका रही है, कहीं FIR दर्ज कर रही है तो कहीं पर सपाइयों के घर तोड़ रही है। जीत कर आए हैं, जनता ने जिताया है, उनको जनता ने जिताया है और वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और उनके घरों में छापामारी करके क्या संदेश देना चाहते। लोकतांत्रिक व्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तार-तार करे दे रही है। अभी जो नामांकन रद्द किए, उन नामांकन रद्द करने में भी इस तरीके का कुकृत्य किया है बीजेपी सरकार के लोगों ने और अधिकारियों को प्रभावित करके। लोनी कांड में गाजियाबाद पुलिस ट्विटर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। वहीं आज ट्विटर के MD मनीष माहेश्वरी ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अगर गाजियाबाद पुलिस सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करती है तो सुनवाई के दौरान उनका पक्ष भी सुना जाए। कर्नाटक हाई कोर्ट ने गाजियाबाद पुलिस को ये निर्देश दिया है कि वे ट्विटर के MD के खिलाफ कोई सख्त कदम न उठाएं। 24 जून को ट्विटर के MD मनीष माहेश्वरी को गाजियाबाद के लोनी थाने में अपना बयान दर्ज करना था। बुजुर्ग के साथ मारपीट और दाढ़ी काटने के प्रोपेगेंडा वीडियो को ट्विटर ने डिलीट नहीं किया, इसलिए गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर के खिलाफ केस दर्ज किया। बिल्कुल हम सभी चीज़ें देख रहे हैं, हम लीगल अपनी ओपिनियन ले रहे हैं हमारे सभी एक्सपर्ट से और उसके अनुसार हम नहीं, बिल्कुल इसमें ज़रूरत लगेगी तो हम वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। लोनी कांड में ही आज डिजिटल मीडिया के 2 पत्रकार जुबेर और सबा नकवी ने थाने में बयान दर्ज कराए। पुलिस का कहना है कि दोनों को दोबारा से इन्वेस्टिगेशन के दौरान बुलाया जा सकता है। लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने ऐसे लोगों के खिलाफ रासुका लगाने की मांग की है।
हरदोई में किसानों ने जल सत्याग्रह किया। तस्वीरें पिहानी कोतवाली क्षेत्र की हैं। किसानों ने मुर्गा फार्म हटाने की मांग को लेकर गोमती नदी में जल सत्याग्रह किया। पोल्ट्री फार्म से आसपास के कई गांवों में मक्खियों का आतंक है। लोगों का आरोप है कि मक्खियां बढ़ने से महामारी फैलने की आशंका है, इसलिए प्रशासन इस पोल्ट्री फार्म को तत्काल बंद कराए। नदी में केवल पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं और बच्चे भी सत्याग्रह कर रहे थे। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में किसान नदी के अंदर सत्याग्रह कर रहे थे। अयोध्या के कैंट थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 लुटेरों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। लुटेरों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद काउंटर फायरिंग में एक लुटेरे के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरे को भागते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। एसएसपी शैलेश पांडे के मुताबिक 27 जून को लुटेरों ने शहर में एक मोटरसाइकिल लूटी थी, जिसके बाद ये फरार हुए थे। चेकिंग के दौरान ये दोनों भागे और कैंट थाना क्षेत्र के जमथरा के पास दोनों को घेर लिया गया। चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवार अपराधियों को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। इसके उपरांत अपराधियों द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया और आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी जिसका नाम गुफरान है वो घायल हुआ था, उसका दूसरा साथी कैश गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस दोनों लुटेरों से पूछताछ में जुटी हुई है। पुलिस ने कुछ और खुलासे होने की उम्मीद जताई है। भारत दुनिया में कोरोना वैक्सीन की सबसे ज्यादा डोज लगाने वाला देश बन गया है। भारत ने कोरोना टीकाकरण के मामले में अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। ग्लोबल वैक्सीन ट्रैकर के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में अभी तक कोरोना वैक्सीन की 32,36,63,297 डोज लगाई जा चुकी हैं, जबकि अमेरिका में 32,33,27,328 डोज लगी है। अभी तक इस मामले में अमेरिका सबसे आगे था। अब तीसरे नंबर पर ब्रिटेन, चौथे नंबर पर जर्मनी और 5वें स्थान पर फ्रांस है। उधर उत्तर प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सरकार ने छोटे जिलों में भी जांच के लिए नई लैब की सौगात दी। सीएम योगी ने आज 11 नए जिलों में BSL-2 लैब शुरू करने के निर्देश दिए। मशहूर एक्ट्रेस और मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने आज मथुरा के RSS कार्यालय में वैक्सीनेशन कैंप की शुरुआत की। इस दौरान हेमा ने सभी लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की और कहा कि टीका कोरोना के खिलाफ कवच है और इससे तीसरी लहर का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकेगा। हेमा मालिनी ने कहा कि वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, लोग किसी की भ्रामक बातों में ना आए। और मैं चाहती हूँ कि पूरा देशवासी ले लेंगे तो 3rd वेव आने का कोई चांस ही नहीं। अगर आया तो भी ऐसा लगेगा कुछ सर्दी जुकाम आके निकल गया, लेकिन कोई लोग इतने भयानक नहीं होगा, मरने जैसा स्थिति नहीं होगी। इसके लिए सबको 2 वैक्सीन जो बोला हुआ है मोदी जी ने, योगी जी ने, वो सबको लेना चाहिए। वैक्सीनेशन कैंप में आए लोगों में वैक्सीन लगवाने के दौरान हेमा मालिनी के साथ सेल्फी लेने की होड़ लगती हुई दिखाई दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज 2 दिन के लखनऊ दौरे पर पहुंचे। स्पेशल प्रेसिडेंशियल ट्रेन से कानपुर से लखनऊ पहुंचे राष्ट्रपति का रेलवे स्टेशन पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने फूल देकर स्वागत किया। लोगों से शिष्टाचार मुलाकात के बाद राष्ट्रपति का काफिला राजभवन के लिए रवाना हो गया। शाम को राजभवन में हाई टी का आयोजन हुआ, जिसमें राष्ट्रपति के साथ मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शामिल हुए। राष्ट्रपति कोविंद कल लोक भवन जाएंगे, जहां वे अंबेडकर सांस्कृतिक सेंटर का शिलान्यास करेंगे और उसके बाद विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। जी हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, अत्यंत सरल और अत्यंत विनम्र स्वभाव के हैं और अपनी धरती से प्यार करने वाले, और सब एक एक कार्यकर्ता को नाम से जानते हैं। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि हम लोग उसी कार्यकाल में बीजेपी संगठन में काम किया है जब माननीय राष्ट्रपति जी पदाधिकारी हुआ करते थे, तो हम लोग भी उसी समय युवा मोर्चे का काम करते थे। और इनकी प्रतिभा, इनका संगठनात्मक कौशल और पूरे एक दूसरे में मिक्सअप होना, ये अपने आप में बिल्कुल अलग है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन के दौरे पर लेह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सैनिकों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। सैनिकों ने भी राजनाथ सिंह के सामने भारत माता की जय के नारे लगाए। जवानों से मुलाकात के बाद राजनाथ सिंह ने कहा कि हम अपने सैनिकों का कर्ज कभी नहीं उतार सकते। उन्होंने गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों को भी नमन किया। इस धरती ने अनेक वीर गाथाएं की और इस धरती पर आप जैसे जवानों ने जो अदम्य साहस का परिचय दिया है, उसके लिए मैं शीश झुकाकर आप सभी जवानों का अभिनंदन भी करना चाहता हूं।
1 साल का समय गुजर गया है। हमारे कुछ जवानों ने गलवान घाटी में जो अपना बलिदान दिया है, उन्हें भी मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।